कल क्लास में भी एक बात की चर्चा हो रही थी कि इस बात को समझिएगा कि जब तक आप लोग अगर वस्तुतः आप लोग यूपीएससी क्वालिफाई करना चाह रहे हैं तो मैं इस बात को बार बार आप लोग से कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे आप लोग उतना ज़्यादा आप लोग के लिए राह आसान होगी। और लगातार मेरे जो है प्रयास करने के बाद कुछ तो सुधार हुआ है, पर बहुत सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये अगर आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान देंगे तो बेहतर रहेगा। हम लोग बात कर रहे हैं संघवाद के ऊपर, तो आइए जरा संघवाद के ऊपर जो चर्चा अब तक हम लोगों ने की है उसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब संघवाद में क्या एकात्मक सरकार होती है, क्या संघात्मक सरकार होती है और क्या सह परिसंघात्मक सरकार होती है, यानी कि we have already discussed it that what are the different forms of the government, and especially we can classify the governments on various grounds, and one of them is the classification of the forms of the governments on the ground of power sharing, and especially power sharing among whom? The power sharing among the union or the censure and its units, the nation and the state and its unit. And we have studied it already yesterday that there are three types of the government on the ground of power sharing. One is the unitarian government, second one is the federal government, and third one is the confederal government. Now I would love to call the Anika. Anika, would you love to explain that what is the difference between the confederal government and the unitarian government? अनिका, सर क्या डिफरेंस है बेटा यूनिटेरियन गवर्नमेंट और कॉन्फेडरल गवर्नमेंट में? सर सर एक बार हिंदी में बता देंगे। एकात्मक और सह परिसंघात्मक सरकारों के बीच में क्या अंतर है? क्या हम लोग निधि को मिस कर रहे हैं क्या अभी? निधि नहीं है ना? हाँ अनिका बोलिए। अनिका, आर यू गेटिंग मी? सर मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी इसको, आप प्लीज किसी और से पूछ लीजिए। ओके, सो कौन बताएगा, कौन एक्सप्रेस करना चाहेगा? Kriti Thakur, Mahesh Kichi and two more have raised the hands. परवेज, सार्थक, चलो ओके, सार्थक को दी जाती है मौका। सार्थक बताइए। सर एकात्मक सरकार में पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सेंटर से स्टेट की ओर होता है, मतलब टॉप टू डाउन होता है, और कॉन्फेडरेशन में पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सर बॉटम टू टॉप होता है, जिसमें सशक्त केंद्र नहीं होता है, कमजोर केंद्र, जैसे यूएसएसआर था पहले का, और यूनिटेरियन में लंदन है, मतलब ब्रिटेन है। अच्छा, इसके अलावा और क्या डिफरेंस है? एकात्मक में सर राज्यों का महत्व नहीं होता है, जब भी केंद्र चाहे तो राज्य को हटा सकता है या बना सकता है, जबकि कॉन्फेडरल में राज्य का महत्व होता है।
Yeah, that's good. Or okay, Preeti, can you differentiate between the federal government and the non-federal government? यस सर। सर इसमें जो केंद्र की शक्ति होती है वो केंद्र की तुलना में राज्य की शक्ति अधिक होती है सह परिसंघात्मक में, और संघात्मक में होता है केंद्र और राज्य जो होते हैं उनकी शक्तियाँ आपस में समान बढ़ती हैं। ओके, दैट्स गुड। सो अब हम लोगों ने जो है कल से एकात्मक, संघात्मक और परिसंघात्मक सीखा है, ये सपरिसंघात्मक। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे संघवाद के जो है प्रमुख लक्षण क्या हैं और वो किस तरह से संघवाद जो है वर्क करता है। तो कहते हैं कि संघीय व्यवस्था के कुछ जो है कैरेक्टर्स पर गौर करिए। तो कल वाला जो है डिस्कशन गौर रखिएगा। तो इन द फेडरल गवर्नमेंट वी विल हैव द टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। Government is working, but one government will work for the entire country and second will work for a particular unit. That could be the province, that could be the county, or that could be the state. And we should not forget to mention here that the both governments are working parallel. They are not supposed to clash with each other. So two different governments are working in one country and they are working on a parallel nature. कोई कुछ कहना चाह रहा? किसी ने हैंड रेज किया? हाँ सर, आज मुझे लग रहा है सर क्लास इंग्लिश की क्लास ज्वाइन कर ली सर मैंने। क्या कर दी? लग रहा है जैसे इंग्लिश की क्लास ज्वाइन कर ली हो सर। अच्छा, मुझे लग रहा है कि बड़ा इजी टॉपिक है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं अपनी इंग्लिश आज इम्प्रूव कर लूँ। मैं एक्चुअली में मुझको इंग्लिश आती नहीं है या बहुत कमज़ोर इंग्लिश आती है। तो कभी कभी जब आसान टॉपिक रहता है तो मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी अपना माज लूँ और कहीं मैं अगर गलत अंग्रेजी बोल रहा हूँ तो आप लोग मुझे दुरुस्त कर दें। ऐसा कर सकते हैं अनुज? जी सर, ठीक है सर, फिर दो जहाँ गड़बड़ लगे वहाँ पे और उसके अलावा आई कार्ड के लिए फोटो लेनी पड़ेगी क्या? जो आवाज नहीं आ रही है अनुज। डिजिटल आई कार्ड के लिए अनुज आवाज जी सर, ठीक अब आ रहे हैं सर। हाँ 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 ठीक है सर, कोई नहीं सर, कंटिन्यू करें सर। ठीक है। ये कंपनी में पोस्टिंग तो संघ, अच्छा आपके पीछे भी कोई बोल रहा है तभी कंफ्यूजन हुआ। तो संघवाद में जो सरकारें होती हैं वह दो अलग अलग स्तर पर काम करती हैं, लेकिन समानांतर सरकार होती है और ये समानांतर सरकारें कहीं पर भी टकराव नहीं पैदा करती हैं, है ना। और ये जो दो सरकारें होती हैं वह एक ही नागरिक समूह के ऊपर काम करती हैं, यानी कि हमारे ऊपर मोदी जी भी लदेंगे और योगी जी भी लदेंगे, हमको दोनों का बोझ उठाना पड़ता है ना, दोनों का बोझ हमको उठाना है। तो ये कहते हैं कि पर कानून बनाने वाले यानी एमएलए और एमपी दो अलग अलग होंगे। कर वसूलने वाले यानी कि केंद्र सरकार अलग जीएसटी लेगी। कहीं रेस्टोरेंट में खाने जाइए तो वहां पर जब नीचे टैक्स देखेंगे तो एक होता है सीजीएसटी और दूसरा होता है एसजीएसटी, तो दोनों अलग अलग होते हैं। और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है, यानी कि पैरेलल होता है। और तीसरी चीज क्या होती है कि अगर संघात्मक सरकार है तो इस चीज को कसम क्रिया खा करके लपेट करके रखिएगा आप लोग। अब मैं लिख नहीं पा रहा हूं आज की क्लास में। तो उनमें जो है एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा होगा। एकात्मक सरकार में भले ही रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो या ना हो, लेकिन संघात्मक सरकार में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होगा। तो क्या आप में से कोई ये बता सकता है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना क्यों जरूरी होता है इसमें? सर क्योंकि यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा होता है। तो बंटवारा तो होता है, तो बंटवारा जो है कि में ऐसा जो है रिटर्न होना क्यों जरूरी है?
रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होने के सर फायदे है कि सर हर चीज लिखित होती है और उसको सर हम कहीं पे भी सर पेश कर सकते हैं एक एविडेंस के तौर पे सर, जबकि मौखिक तौर पे कही गई कोई बात का सर कोई एविडेंस नहीं होता है सर। मौखिक बात एविडेंस नहीं होती है। नहीं, थोड़ा मतलब बात तो सही समझ रहे हैं आप लोग, लेकिन अभी भी थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है। आपको इसको इस तरह से समझना होगा कि ब्रिटेन में एकात्मक सरकार है लेकिन काम चल जा रहा है, लेकिन भारत में या अमेरिका में काम नहीं चल रहा है। तो ऐसा क्यों है? तो सिर्फ क्या लिखित की जरूरत ब्रिटेन में नहीं है? नहीं है तो क्यों नहीं है, और अमेरिका में है तो क्यों है? अब एविडेंस की जरूरत जो अनुज बोल रहे, देखिए बात समझ रहे हैं आप, लेकिन जो आंसर पर हिट करना है वो टू द पॉइंट हिट नहीं कर रहा है, बल्कि थोड़ा दाहिने बाएं से होकर के निकल जा रहा है। जैसे कि अगर जो है बाइक चलाते हुए लड़कों को पता चल जाए कि आगे जो है पुलिस वाले कागज चेक कर रहे हैं, तो आपको पता है कि फिर वो कैसे कट के निकलते हैं। वैसे ही आपकी बात कट के निकल रही है। महेश बाबू बताइए। सर जो इनके जो शक्तियों का बंटवारा उनका उल्लंघन नहीं हो पाता है इसके अंदर? नहीं, उल्लंघन नहीं हो पाता है, ये भी बात उतना सही नहीं है यार। ये भी थोड़ा दाहिने बाएं से निकल गई, टू द पॉइंट नहीं है ये भी। थोड़ा और इन डेप्थ। मैं बोलूं फिर? हाँ बोलो बोलो। लिखित संविधान का मतलब होता है सर कि एक खास प्रक्रिया के द्वारा लिखा गया संविधान, जिसमें अगर कोई संशोधन करना हो या कोई बातें जोड़नी हो, घटानी हो, तो उसे एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। सर जहाँ जहाँ लिखित संविधान होगा तो वहाँ जब सत्ता का बंटवारा होगा, तो चूंकि जो सत्ता के विभिन्न इकाई हैं उनके पास भी अपनी शक्तियाँ होती हैं, तो वो इसमें छेड़छाड़ ना कर दें अपने मनमाने तरीके से। इसलिए लिखित संविधान खास करके संघात्मक सरकार में जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ दोनों के पास पावर है, जो एक इकाई है और जो दूसरी इकाई है, उस दोनों के पास पावर है। नहीं, ये तो पूरा ब्रह्मांड घुमा यार, ये नहीं मतलब हुआ यार, ये नहीं बात जमी कुछ। कोई और ट्राई करेगा? हेलो सर। हाँ सर लिखित संविधान के बारे में पूछ रहे हैं ना? परिसंघीय संविधान में लिखित संविधान क्यों होता है? देखिए इसके मेरे अकॉर्डिंग सर कोई भी चीज जब लिख दे तो वो और ज्यादा सुरक्षित हो जाता है ज्यादा समय के लिए। इसीलिए लिखित संविधान होना जरूरी है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मानव मस्तिष्क बहुत सारी चीजों को तुरंत मतलब ज्यादा दिन तक याद नहीं रख सकता, और ये बहुत बड़ी चीज है। हमारा पूरा देश ही उनके नियमों और कानूनों से प्रभावित होते हैं, तो इसीलिए उसे लिखित होना जरूरी है। नहीं, ये भी सही बात नहीं है। एक्चुअली देखिए शुरू में जब अनुज वगैरह ट्राई कर रहे थे तो काफी करीब थे। एक्चुअली में होता क्या है कि अब यहाँ पर समझिए कि शासन और सत्ता के दो केंद्र हैं, है ना। ये मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ कि मेरी कलम नहीं चल रही आज, तो वो कलम चलाता तो मैं ज़्यादा बेहतर इसको एक्सप्लेन करता। तो शासन और सत्ता के एक्चुअली में दो केंद्र हैं, और दोनों केंद्र क्या कर रहे हैं? दोनों केंद्र शासन चला रहे हैं, दोनों के अधिकार क्षेत्र बटे हैं, लेकिन यह संभावना है कि एक जो है केंद्र दूसरे केंद्र के ऊपर किस क्षेत्र का अतिक्रमण करने की कोशिश करे।
मान लीजिए कि मोदी जी की सीबीआई जो है ममता दीदी की पुलिस को गिरफ्तार करने जाए और ममता दीदी की पुलिस से ही पता चले कि मोदी जी की सीबीआई गिरफ्तार कर ले, तो क्या होगा कि क्लैश ऑफ इंटरेस्ट या लस्ट ऑफ पावर ये क्या करेगा, सत्ता का संघर्ष पैदा कर देगा, जिससे कि पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो इस तरह से अगर शासन के दो केंद्र हैं, सत्ता के दो केंद्र हैं, तो दोनों के मध्य टकराव रोकने के लिए उनके अधिकारों को स्पष्ट और लिखित रूप से विभाजित कर देना आवश्यक है। यही चीज एकात्मक संविधानों के लिए आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एकात्मक संविधान में इस तरह से क्लैश ऑफ पावर संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि वहां पर ये साहब अंडरस्टूड है कि केंद्र सरकार जब चाहे पावर दे और जब चाहे पावर छीन ले। सर तो मैंने जो इसका इंटरप्रिटेशन दिया था सर, तो उसमें गलती क्या थी सर? हाँ, गलती ये थी कि आप जरूरत से, आप में से कोई भी इस बात पर कोई आ नहीं रहता कि सत्ता के दो केंद्र होने के कारण, मैंने कहा था ना, टू द पॉइंट रखना है। क्या ये आपके शब्दावली में, मैंने ये नहीं कहा कि गलत है, मैंने कहा कि वो बिल्कुल बगल से होकर के गुजर जाने वाली बात है। यही तो मैंने बोला था ना सूरज। तो एकदम टू द पॉइंट जो हिट करने की बात है आंसर राइटिंग में, या फिर इंटरव्यू में जब आपका एक्सप्रेशन होना चाहिए, या जब आप प्रीलिम्स में, देखिए पिछले साल एक क्वेश्चन आया था कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट को लेकर के, राज्य की परिभाषा को लेकर के, उसमें दृष्टि में इन्होंने जो है बाबा जी, क्या नाम है बाबा जी का, आजकल प्रवचन कर रहे हैं, विकास दिव्य कीर्ति सर। हाँ, विकास दिव्य कीर्ति, ये ऑनलाइन आकर के जो है इसका उन्होंने जो है एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश किया था। और बाबा जी का क्या है कि घंटा भर बोल लेते हैं, आदत पड़ गई है। लेकिन उन्होंने, अब देखिएगा कि यूपीएससी ने जो आंसर की जारी की, उससे जो है बाबा जी का वो जो है प्रवचन गलत सिद्ध हो जाता है। कारण क्या है कि बाबा जी टू द पॉइंट नहीं गए। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो समझ रहे थे, समझ हर कोई रहा था, लेकिन टू द पॉइंट, मतलब कि बात हमको यही कहनी है, यही इसका सार तत्व है। उस शब्दों का चयन वह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सूरज, मैंने आपकी भी बात को गलत नहीं काटा था, मैंने अनुज की भी बात को गलत नहीं काटा था, लेकिन क्या आप लोग ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि सत्ता के केंद्र में टकराव होगा, जैसे अनुज ने कहा, तो अनुज ने ये कहा कि एविडेंस नहीं माना जाएगा, लेकिन अनुज ये नहीं कह रहे कि एविडेंस किस परिस्थिति में चाहिए होगा। सर मैं बोल रहा था दोनों के ये यूनिट्स के बीच में, ये दोनों यूनिट्स के पास शक्तियां हैं, तो टकराव शब्द का मैंने इस्तेमाल नहीं किया था, नहीं किया, लेकिन शक्तियां हैं दोनों के पास, वो कर सकते नहीं किया था। तो अभी तो मैंने कहा ना कि आप लोग पहुंचे सही, लेकिन बाएं से गुजर गए। लगभग आप ही की बात अनुज ने कहा, लेकिन वो जो है दरोगा जी हैं, तो वो एविडेंस वगैरह में चले गए। अब मैं एक बार जो है उसको छेड़ा भी मैंने कि एविडेंस नहीं माना जाएगा क्या मौके के, फिर मुझे लगा कि फिर तो मैं बहुत आउट ऑफ कंटेक्स्ट चला जाऊंगा, फिर मैं गलत सवाल कर बैठूंगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि जैसे कल भी मेरी नाराजगी आप लोगों से किस बात की थी कि जब तक मुंह खोलेंगे नहीं तब तक मैं दुरुस्त करूंगा कैसे। इसी बात को आप लोग ऐसे भी समझिए कि अभी जब आप लोग चारवाक पर आंसर लिख रहे हैं, तो क्या अब आप लोगों को नहीं लग रहा है कि अब आप लोगों ने जो समझा था उस पर जो है और काम करने की आवश्यकता है? सूरज जी सर, जी सर, जी सर। तो कल भी मेरी नाराजगी इसी बात की थी कि आप लोग पार्टिसिपेशन ही जब छोड़ देंगे
तो मैं क्या करूंगा, सत्यनारायण बाबा की कथा सुनाऊं आप लोगों को? मैं कल इसी बात पर नाराज हो रहा था। खैर चलिए, रात गई बात गई, जो बीत गई सो बात गई, पतझड़ की वो रात गई। तो समझ अनुज भी रहे थे, असमझ सूरज भी रहे हैं, पर दिक्कत क्या है कि उस समझ को सही शब्द नहीं दिया जा रहा है। अनुज, मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। महेश कुछ कहना चाह रहे हैं? तो सर मैं यही कह रहा था कि जो अतिक्रमण और टकरावल जो दो मेन शब्द थे ना वो छूट गए। हाँ, और आपको नहीं लग रहा कि यही सबसे ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट है? जी सर। हाँ, तो अब पहले इसकी जरूरत केवल मेंस में होती थी, लेकिन अब प्रीलिम्स जी। के सवालों को भी डिकोड करने के लिए अब 2021 में आप लोग पेपर निकालेगा ही। मैं आज जो बात कह रहा हूं वो आप लोग एवॉइड मत करिए, और उसका सवाल देखिएगा जो राज्य की परिभाषा पे सवाल बना है, तब आप लोग को समझ में आएगा कि मैं क्यों एक एक बात को पकड़ करके मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आईएएस मार्गदर्शक के अलावा आप लोगों को यह सुविधा कहीं नहीं मिलेगी। ये सिर्फ आईएएस मार्गदर्शक ही आपको सुविधा दे सकता है कि एक एक शब्द पे मैं आप लोगों के पीछे। बाकी जगहों पर क्या होता है कि टीचर के पीछे पढ़ना पड़ता है कि ये माँ साहब बता दीजिए, माँ साहब बता दीजिए। तो मार साहब जो होते हैं वो 4-5 अपने चापलूस बच्चों को ही जो है सारे सवालों के आंसर बताते रहते, जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। पर यहाँ तो मैं आप लोगों के पीछे पड़ा हूं ना कि हे बाबू, हे भैया, हे बिटवा, हे राजा मुन्ना, बोलो तुम लोग, बोलोगे तो मैं करेक्ट करूंगा। ठीक है ना? तो संघवाद, ये प्रश्न पीछे जो है 2-4 मरतबे पूछा जा चुका है, और प्रश्न पूछने का उनका मकसद ही यही था कि वो आपसे जानना चाह रहे थे कि क्या आप इस बात को समझ रहे हैं कि लिखित संविधान क्यों विशिष्टता है। उन्होंने कई बार ये प्रश्न पूछा कि निम्न में से सही कथन को चुनिए, और एक कथन उसमें होता है कि लिखित संविधान संघीय संविधानों की अनिवार्य विशिष्टता होती है। और कई बार उन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि लिखित संविधान किस प्रकार के संविधान की अनिवार्य विशिष्टता है। अब एकात्मक जो शासन है उसमें भी लिखित संविधान हो सकता है। जैसे चीन का मॉडल क्या है? चीन कैसा देश है? यूनियन है कि चीन फेडरल है? चीन यूनियन है। जितने भी कम्युनिस्ट स्टेट होंगे, मेरी बात को आप लोग गांठ बात करके लिख लीजिएगा कहीं पर, जितने भी कम्युनिस्ट स्टेट होंगे प्रायः उन सभी में आप देखेंगे तो किस प्रकार की सरकार पाई जाती है, किस प्रकार का शासन पाया जाता है, तो यूनिटेरियन पाया जाता है। क्या आप में से कोई मेरी ये मदद करेगा कि कम्युनिस्ट शासन प्रायः यूनिटेरियन ही क्यों होते हैं? सत्ता का केंद्र एक ही तरफ से होता है। नहीं, ये भी सही जवाब नहीं है। प्रीति, सर वहाँ पे सत्य का विकेंद्रीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि वहाँ पे सत्ता जो सत्य है वो केंद्र के हाथ में होगी सिर्फ, मतलब वहाँ पे जो होगी। रीजन दो। रीजन नहीं मिल रहा। अनिका,
रिवीजन नहीं है पीछे का। सूरज। सर कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था वाले राज्य में सर सारे संसाधन पे सबका हक होता है, तो सारे संसाधन को सबके लिए माना जाता है, उसको सरकार हैंडल करती है, इसलिए उसमें एकात्मक शासन व्यवस्था की जरूरत है। सरकार 2 स्तर पर हैंडल करते हैं। और ये समाजवाद का लक्षण आप बोल रहे हैं। संसाधन पर समान हक किसका लक्षण है? समाजवाद का है ना। ये मैंने पढ़ाया नहीं है क्या आप लोगों को? पीछे एनसीईआरटी की क्लास में डिस्कस हो चुकी है ना ये बात। मैंने आप लोगों को बताया था सर कोई एक ज्यादा प्रभावी होगा? नहीं अनु, तुमने बीच में इतनी क्लासेस मिस की है ना कि जो तुम्हारी इम्प्रूवमेंट थी अनु, वो फिर से गड़बड़ हो गई। तुमने बढ़िया इम्प्रूव किया था सर। जी सर, मैं ना 7 डेज में फिर से वापस अपने आप को लाऊंगी। बहुत ज्यादा मिस हुआ है सर। आई हाल फिलहाल अगर इम्प्रूवमेंट के मामले में मैं किसी को जो है तवज्जो दूंगा तो वो मैं अनिका को दूंगा। इस समय अनिका सही जा रही है, पर बाकी सूरज, अनुज, महेश, प्रीति, ये लोग तो जो है, बाकी जिनका नाम नहीं ले रहा हूँ, उदास नहीं होंगे, वो भी उसी कैटेगरी में आते हैं। ये लोग ऑलरेडी हैं, लेकिन जैसे किसी ने अपना इम्प्रूव किया होगा ना, तो अनिका ने किया है। आते हैं जरा कम्युनिस्ट वाले पर। तो कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था में क्या है? कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था में राज्य वो क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। वो राज्य को ही नहीं चाहते हैं, इसलिए वो परिसंघीय के मुकाबले एकात्मक को ज्यादा बेहतर मानते हैं, क्योंकि परिसंघीय में 2 राज्य 2 शक्तियां बन जाती हैं, जबकि एकात्मक में अपेक्षाकृत यह कम होता है। और दूसरा ये भी सही है कि ज्यादा सेंट्रलाइज्ड पावर होने के कारण, चूंकि सब कुछ सरकार के हाथ में होना है, तो इसलिए जितनी कम लेयर्स होंगी उतनी ज्यादा जो है ताकत को एकीकृत किया जा सकता है। लेकिन पहला वाला काम ज्यादा। सर मेरा हाँ सर मेरा भी वही स्टेम ही आ रहा है, क्योंकि सत्ता का जो केंद्रीकरण वो एक ही हाथ में होगा, तो वो पहले तुम्हें ये एक्सप्लेन करना होगा कि वो क्लासलेस और स्टेटलेस चाहते हैं। ठीक है। यस सर। तीसरा क्या कहते हैं ये कि सरकार के हर स्तर पर अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। अब बताइए, संघीय सरकार में ये कह रहे हैं कि जो परिवर्तन होगा वह केवल एक ही स्तर पर नहीं होगा, दोनों स्तर पर होगा। तो क्या भारत में संविधान में परिवर्तन दोनों स्तर की सरकारें करती हैं? हाँ अनुज बताएं। जी सर, दोनों सरकारें मिलकर करती है सर। कैसे बेटा? सर संसद में जो सभी बैठते हैं सर, सभी राज्यों से चुनकर जाते हैं। जो भी सांसद होते हैं सर, हर स्टेट से चुनकर जाते हैं सर। हाँ, और संसद सर संशोधन कर सकती है सर। वे चुने गए हैं, वे प्रतिनिधि हैं। जी सर। लेकिन सरकार के तौर पर, शासन के तौर पर वह राज्य सरकार का काम नहीं करते हैं, वह है केंद्रीय सरकार का ही हिस्सा। लेकिन सर राज्य सूची में जो आता है सर, उसमें बदलाव करने के लिए सर राज्य की अनुमति की आवश्यकता होती है सर। Yes, this point is more valid.
यानी कि संविधान में हम ये कह सकते हैं कि जब महत्वपूर्ण संशोधन होते हैं तो वो दो तरीके के होते हैं। क्योंकि भारत में जो संविधान संशोधन होना है उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान में जो संशोधन होना है, एक तो भारतीय संविधान पूरी तरह से संघात्मक नहीं है और केंद्र को ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन इसके बावजूद जो ऐसी संविधान संशोधन जो राज्य की शक्तियों को प्रभावित कर दें, यानी कि जो संघ का मॉडल क्या है कि दोनों के अधिकार अलग अलग हैं और कोई जो है एक दूसरे के अधिकार को हड़प नहीं सकता। तो अगर कहीं राज्य की शक्तियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी प्रभाव पड़ेगा तो ऐसे में होने वाला संशोधन राज्यों की सहमति का बाट जो हैगा इंतजार करेगा। तो ये पॉइंट जोड़ करके अनुज आपने अपने आंसर को कंप्लीट किया। जब आपने पहला तर्क दिया था तो वह जो है वाइड बॉल गई थी, अब की बार टू द मिडिल स्टैंप आपने बिल्कुल यार्कर लेंथ की रख करके मारी है। ये सही जवाब था, मजा आ गया। तो केवल एक स्तर पर नहीं बदल सकती, ये चार आपने जो है सुविधाएं देखी। अब पांचवा, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। अब यहां पर फिर मैं पेन बहुत मिस कर रहा हूं, आज बिना पेन के मजा नहीं आ रहा, बहुत कुछ लिखना था। अब यहां पर दो कॉन्सेप्ट और उभर करके आ रहा है। एक कॉन्सेप्ट ये उभर करके आ रहा है जिसे कहते हैं संसदीय संप्रभुता, और दूसरा कॉन्सेप्ट है न्यायिक सर्वोच्चता। तो दोनों के बीच का अंतर कहां पर है? आप में से कोई इन दोनों शब्दों की अलग अलग व्याख्या करेगा? संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता की। एनीवन? किसने हाथ उठाया, बोल दे। सर एग्जैक्ट नहीं पता, मतलब ट्राई करते हैं। हाँ ट्राई करो। सर न्यायिक सर्वोच्चता में जैसे इंडिया का एग्जांपल है, जैसे कि संसद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने की उसके पास शक्ति नहीं है। हाँ। और संसदीय सर्वोच्चता में सर आ जाएगा, मतलब जो संसद जो है पूरी तरह से सर्वोच्च है और न्यायालय के फैसले को बदलने की शक्ति रखता है, जैसे सर ब्रिटेन की संसद। तुमने अकल लगाई है। मैं एक तो कह सकता हूं तुम्हारे सेंसर को सुनने के बाद कि तुमने पहले भी पॉलिटी पढ़ रखी है, पर पॉलिटी का नहीं पढ़ी। तुम्हारा टीचर जो है वो बहुत कच्चा रहा है। ये तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारे टीचर का। प्रीति बोल रही हो ना? जी सर। हाँ, तुम्हारा पॉलिटी का टीचर कच्चा था, कॉन्सेप्ट डिलीवर नहीं कर पाया। चलो हम लोग मिल करके उसे लानत भेजते हैं। कोई और बताएगा? सूरज? सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए एक बार। मैं दो अवधारणाओं के बारे में बात कर रहा हूं। एक अवधारणा है न्यायिक सर्वोच्चता और दूसरी है संसदीय संप्रभुता। What is difference between the judicial supremacy and parliamentarian sovereignty? सर इसमें यह है कि जो संसद जो कानून बनाती है वो कहीं जो अधिकारों का संविधान का उल्लंघन ना करती हो तो न्यायपालिका से कर सकती है। ये किसका है? ये सर न्यायपालिका वाला, सर्वोच्च न्यायालय की। फिर से बताना।
जो संसद जो कानून बनाती है, जैसे कानूनों का कोई उल्लंघन ना हो, यानी संविधान का उल्लंघन ना हो, इसमें न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय उसमें हस्तक्षेप कर सकता है और उस कानूनों को रद्द कर सकता है। ठीक है, भाषा बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि समझ है, लिखेंगे तो नंबर पूरा मिलेगा। और दूसरा यह है कि जब न्यायपालिका के जो जजेस हैं, न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति संसद या जो कार्यपालिका उनके द्वारा की जाती है। ना, एक काम करते हैं, हम आज की क्लास मैं अपना ट्राई करूं सर? हाँ ट्राई करो, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज की क्लास को मैं रोक दूं। मैं ये जो बोर्ड वाली प्रॉब्लम आ गई है इसको सीख रहा हूं, क्योंकि ये बिना लिखे क्लियर नहीं होगा, इसको जो है लिख करके आप लोगों को देना होगा। ऐसा लग रहा है आप लोगों को? सर इसका आंसर ही लिख देते फिर बना के हम। नहीं, समझाना पड़ेगा इसको, कई एंगल से समझाना पड़ेगा। आज की क्लास को रोक दो, क्योंकि आगे जैसे जैसे एक एक पॉइंट पर मैं बढ़ूंगा ना, इस तरह के कॉन्सेप्ट उभरेंगे, और अगर मैं बिना पढ़ाए निकल गया तो बड़ी गलती हो जाएगी। तो मैं आप लोग से उम्मीद ये कर रहा हूं आज कि अभी आप लोग क्या करो कि कल के जो क्वेश्चंस आप लोगों ने नहीं बात किए थे, आप लोग बैठ करके उसको लिख करके उसका पीडीएफ निकाल करके मुझे भेज दो। ठीक बात है ना? कितने लोग सहमत हैं इस बात से? फिलोसॉफी की एनसीईआरटी के एनसीईआरटी के भाई, हाँ वो तो भेज दिया सर। कल जो चैप्टर समाप्त किया था। हाँ परवेश बोलिए, प्रीति बोलिए। सर एग्री कर रहे थे, भेज देंगे अभी। तो आज आप लोग बैठ करके करिए, मैं दिखवाता हूँ कि इसकी बोर्ड में क्या प्रॉब्लम आ गई, मैं क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ, है ना? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ये किसी बुक वगैरह में मिलेंगे नहीं, तो मैं इसको एक जगह लिख करके जो है क्लियर करा दूंगा आप लोगों का। तो कल मिलते हैं, और फिलॉसफी में भी आज जनरल डिस्कशन ही रखेंगे, क्योंकि बोर्ड नहीं रखेगा तो वहाँ पर भी पढ़ा नहीं पाऊंगा, तो जनरल डिस्कशन ही कराऊंगा फिलॉसफी में। ठीक है, तो करिए आप लोग मेहनत।